हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में हम लोगों ने 1, 2, 3 तीन चैप्टर्स की थ्योरी पढ़ ली, याद भी कर ली है। ठीक है, चैप्टर 4 भी एज अ थ्योरी है, प्रैक्टिकल उसमें कम है, बट कुछ बच्चों के कमेंट्स हैं, मैसेज हैं, फोन्स हैं कि मैम हमको पहले अकाउंटिंग इक्वेशन करवा दीजिए, क्योंकि एग्जाम में टेस्ट अभी जो आ रहे हैं उनमें उनको अकाउंटिंग इक्वेशन आ रहा है। तो हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन पहले कर रहे हैं। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन, अरे मैम अभी तो हम मैथ से छूटे थे, फिर इक्वेशन। ये बहुत सिंपल है, टफ नहीं है, बेसिक है। इसको सिंपल कैसे बनाया है मैंने कुछ 10-12 अपने हिसाब से रूल्स बनाए हैं या चीजें लिखी हैं, मुश्किल से 15 लाइन, जिसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। यदि आपने वो समझ लिया तो आपका चैप्टर ऐसे ही हो जाएगा, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो करें स्टार्ट। मैं जैसे जैसे आपको एक एक लाइन समझाती हूं, आप उसको साथ के साथ हम उसको याद भी करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम इन लाइनों को याद करेंगे हमारा चैप्टर बहुत जल्दी हो जाएगा। सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन की डेफिनेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सिंपल सी बात है, इक्वेशन आया है तो मैथ्स की होगी, जो ये बताता है कि अकाउंट का जो ट्रांजैक्शन है वो 2 साइड्स को अफेक्ट करता है। मैंने आपको 500 रुपए दिए, 2 इफेक्ट होंगे बेटा, ड्यूअल एक्सपेक्ट। क्या? मेरे पास से पैसे गए, यानी कि मैं गिवर हूं, और आपने पैसे रिसीव किए, आप रिसीवर हो। एक के पास आए हैं और एक के पास से गए हैं, मतलब जितने ट्रांजैक्शंस होते हैं वो कम से कम 2 साइड्स को तो एटलीस्ट अफेक्ट करते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं ड्यूअल एक्सपेक्ट। अब हमने अभी तक बैलेंस शीट पढ़ी नहीं है। ये जो इक्वेशन हम पढ़ेंगे, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, इसका मतलब पहले तो है ना, क्योंकि बेसिक बहुत जरूरी है। अगर नींव ही मजबूत नहीं होगी तो फिर उस पर हम स्टोर्स कैसे खड़े करेंगे, बिल्डिंग कैसे खड़ी करेंगे। तो इसलिए ये कैसे बना ये पहले समझाते हूं, है ना। देखिए, अभी आपको मैं यदि बोलूं कि ऐसे बैलेंस शीट बनती है, बैलेंस शीट क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है। किस चीज का स्टेटमेंट? ये बताता है कि हमारी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। 2 साइड्स होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड को हम बोलते हैं लायबिलिटीज और राइट हैंड साइड को हम बोलते हैं एसेट्स। सबसे पहले मैं साथ के साथ आपको समझाना भी चाहूंगी। सबसे पहले जब भी हम बिल्कुल इजी तरीके से हम बिजनेस में सबसे पहले क्या करते हैं? पैसा लगाते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो जब भी बिजनेस स्टार्टेड होगा, ठीक, किससे? विथ कैश या फिर चेक, और भी कुछ हो सकता है, फिलहाल हम कैश और चेक मान लेते हैं। हमने 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाया, 10 लाख रुपए बैंक से पैसे लेकर, बैंक से मतलब चेक के थ्रू पैसा लगाया, बैंक लोन नहीं है ना, चेक दिया है, पैसे बैंक से निकाले हैं। तो इसका क्या इफेक्ट हुआ? बिजनेस में क्या आया? कैश आया। ठीक, तो बिजनेस में पैसा लगाया तो कैश आया, कितने रुपए का? 1 लाख। और हमने पढ़ा था सेपरेट लीगल एंटिटी। जब भी बिजनेस का ऑनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो बिजनेस की भी ड्यूटी होती है कि वो पैसा रिटर्न करके वापस देगा। तो जब हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो कैश इंक्रीज होता है। क्या होता है बेटा? कैश इंक्रीज। और लायबिलिटीज में क्या? कैपिटल।
तो लाइबिलिटीज वर्ड नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट कैपिटल लिखते हैं। कैपिटल इंक्रीज, ये इंक्रीज होगा। ठीक है, जब भी बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो कैश आता है और लाइबिलिटी साइड में कैपिटल। क्यों? क्योंकि बिजनेस की ड्यूटी होती है कि वो पैसा आपको रिटर्न करके देगा। तो दो इफेक्ट क्या होंगे, कैश भी बढ़ेगा और कैपिटल भी बढ़ेगी। कैपिटल कौन सी साइड आती है? लाइबिलिटी साइड। दो साइड्स होती है बैलेंस शीट की, एक लाइबिलिटी और एक असेट्स। पहला ट्रांजैक्शन भी मैंने आपको समझाया कि जब भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे विद कैश या बिजनेस में पैसा लगाएंगे, तो बोलिए मेरे साथ, जब भी बिजनेस में पैसा लगाएंगे तो कैश भी बढ़ेगा और कैपिटल भी बढ़ेगा। क्या करना है हमको? हमें सिर्फ प्लस माइनस करना है, क्योंकि इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होती है। तो देखिए, बिजनेस में पैसा लगाया, कैश भी 1 लाख, कैपिटल भी 1 लाख, दोनों साइड्स इक्वल। अभी और समझ में आएगा, बस आपको ये याद करते चलना है। फिर देखिएगा कितनी जल्दी आपके क्वेश्चंस होंगे। फिर से बात करते हैं। अगर देखिए बिजनेस में पैसा लगा दिया, ठीक, अब बिजनेस में पैसा लगाने के बाद हम क्या करेंगे? माल खरीदेंगे, गुड्स परचेस करेंगे। तो हम बात करते हैं गुड्स परचेस्ड। ठीक, माल खरीदा कैसे? इन कैश, नगद में खरीदा। माल खरीदा नगद में, ठीक। गुड परचेस किया 50,000 रुपए का, गुड परचेस किया चेक से, ठीक है, कैश या चेक। कैश होगा तो कैश और चेक होगा तो वहां पे क्या वर्ड यूज करेंगे? बैंक। फिलहाल अभी हम कैश की बात करते हैं। नगद माल खरीदा, फिर से क्या इफेक्ट होगा? जब आप नगद माल खरीदेंगे तो आपके पास क्या आएगा? माल। माल को क्या बोलते हैं? स्टॉक। क्या बोलते हैं बेटा? स्टॉक। तो देखिए हमने कितने का माल खरीदा? 50,000 का। तो ये 50,000 का माल खरीदा, ठीक। अब कैसे खरीदा? कैश में खरीदा। काय में खरीदा? कैश में। तो कैश 1 लाख का जो था उसमें से 50,000 क्या हो जाएंगे? माइनस। तो फिर आपका यहां पे कैश कितना हो जाएगा? 50। देखिए वापस से 1 लाख ही हो गया। मतलब एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। इधर कुछ भी करें दोनों तरफ हमेशा इक्वल होगा, लेकिन कहीं इंक्रीज और कहीं डिक्रीज होगा। जरूरी नहीं है कि इधर ही हो, यहीं पे भी हो सकता है। अभी और भी ट्रांजैक्शन में आपको समझाऊंगी। कहने का मतलब है कि ये इक्वेशन कैसे बनी। बिजनेस में जितना भी आपके पास असेट्स है वो किसके बराबर होता है? लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। लाइबिलिटी क्रेडिटर्स, यदि हम उधार माल खरीदते हैं, अभी देखते हैं, ये गुड्स परचेज इन कैश। तो ट्रांजैक्शन क्या होगा कि जब भी हम स्टॉक यानी कि माल खरीदेंगे तो हमारा स्टॉक क्या होगा? इंक्रीज, और हमारा कैश क्या होगा? डिक्रीज। ये इंक्रीज वर्ड है बेटा। ये नोट्स बनवा रही हूं मैं आपको, इस तरह से आपको 10-12 नोट्स पहले आपको सिखा रही हूं, उसके बाद में क्वेश्चन स्टार्ट करूंगी ताकि आपको और अच्छा समझ में आए, है ना। तो जब भी हम माल खरीदेंगे नगद तो स्टॉक भी इंक्रीज होगा और कैश इंक्रीज नहीं होगा, बल्कि कैश क्या होगा? डिक्रीज। और इसी का ट्रांजैक्शन यदि गुड्स परचेज इन क्रेडिट, यदि हमने उधार माल खरीदा। कैसे माल खरीदा बेटा? उधार। देखिए पहली बात तो गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन 50,000 रुपए। तो ध्यान रखना यहां पे कैश वर्ड नहीं है, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन। यहां लिख देती हूं मैं, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन। हमने मोहन से माल खरीदा 50,000 रुपए का।
अब पहली बात, इसमें कहीं पर भी कैश है नहीं, इसका मतलब हमने नगद नहीं खरीदा है। हमारे अकाउंट्स में यदि कैश मेंशन नहीं हो और यदि सामने वाली पार्टी का ना दिया हो तो फिर वो उधार हो जाता है। वो ट्रांजैक्शन क्या हो जाता है बेटा? उधार। मतलब हमने क्रेडिट में खरीदा है, हमें उसको पैसे देने होंगे। लायबिलिटी, याद कीजिए मैंने क्या सिखाया था? टेंशन। जो हमें टेंशन देते हैं वो सब हमारी लायबिलिटी है। अरे मोहन को पैसे देने हैं, अरे यार नींद ही नहीं आती, उसके 50,000 रुपए देना बाकी है, लायबिलिटी। तो मोहन को हमें पैसे देने हैं। तो जब हम गुड्स परचेस करते हैं उधार में तो हमारे क्रेडिटर, क्या वर्ड बेटा? क्रेडिटर क्या होंगे? इंक्रीज। और स्टॉक तो इंक्रीज होगा ही सही, दोनों इंक्रीज होंगे। क्या इंक्रीज होंगे? क्रेडिटर भी, और क्या इंक्रीज होंगे? स्टॉक भी। अगर मैं इस ट्रांजैक्शन को भी यहां डालूं तो मैंने 50,000 रुपए का माल खरीदा तो मेरे 50,000 रुपए से और स्टॉक आ गया, और 50,000 रुपए मैंने उधार खरीदा है इसलिए मुझे पैसे देने हैं। मतलब मेरी लायबिलिटी भी बढ़ गई, मतलब मेरे क्रेडिटर्स भी बढ़ गए, तो फिर इधर भी 50 हो गए। तो अब टोटल हो गया 150, 150। तो हमने क्या समझा कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो दो साइड को इफेक्ट करता है, कुछ भी करें, असेट्स 1.5 लाख इज इक्वल टू लायबिलिटी क्रेडिटर 50 और कैपिटल। मतलब अगर मैं इस इक्वेशन में डालूं तो असेट्स का टोटल कितना है बेटा? 1.5 लाख इज इक्वल टू लायबिलिटी क्रेडिटर को बोलेंगे 50,000 प्लस कैपिटल 1 लाख। ये बन गई मेरी इक्वेशन। मतलब कुछ भी कर लो, दोनों साइड्स हमेशा क्या बनेंगी? इक्वल। ये आपको सॉल्व करने के लिए नहीं आ रहा है इस तरह से कि आप अकाउंटिंग इक्वेशन बना के बताओ, लेकिन आपको बेसिक सिखाने के लिए कि कुछ भी करें, असेट्स का टोटल और लायबिलिटी प्लस कैपिटल का टोटल हमेशा क्या होगा? इक्वल। तो जो क्वेश्चंस में ट्रांजैक्शंस आने वाले हैं कि कौन सी चीज इंक्रीज होगी और कौन सी चीज डिक्रीज होगी, ये मैं आपको क्वेश्चन में भी सिखा सकती हूँ, लेकिन मैं पहले सिखाना चाहती हूँ ताकि आप इनको 2-4 बार लर्न करें और तब मैं आपको सवाल कराऊं तो आपको सवाल एक ही बार में समझ में आए। इसलिए ये मैं कुछ ट्रांजैक्शंस लिख रही हूं समझाने के लिए। इनको हम रूल्स भी मान सकते हैं और आपको इनको याद करना है, ठीक है? तो कितने हो गए हमारे? 3। इसे मैं रब कर देती हूं। अब हम बात करते हैं गुड्स की जगह माल है, इसकी जगह एसेट्स भी हो सकती है ना? 4th पॉइंट, कोई सी भी एसेट्स, लैंड परचेस किया, मशीनरी परचेस की, फर्नीचर परचेस किया, कुछ भी, कोई भी एसेट्स हो सकती है, अलमीरा परचेस की, तो कोई भी एसेट्स, एनी एसेट्स आपने क्या किया? परचेस, है ना, इन कैश, तो क्या होगा? कोई सी भी एसेट्स यदि आप परचेस करते हो तो वो एसेट्स इंक्रीज हो जाएगी। सपोज करो एग्जाम्पल में आपने मशीन परचेस की, क्या परचेस किया? मशीन, तो मशीनरी इंक्रीज हो जाएगी। आपने लैंड परचेस किया तो लैंड इंक्रीज हो जाएगा। आपने फर्नीचर परचेस किया तो फर्नीचर इंक्रीज हो जाएगा। और कैसे परचेस किया? कैश, तो कैश इंक्रीज होगा कि डिक्रीज? डिक्रीज। जब मैं कोई चीज खरीदती हूं तो मेरे पास वो चीज आती है और मेरे पास से पैसे जाते हैं, तो कैश डिक्रीज। कैश क्या होगा बेटा? डिक्रीज। एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी लेकिन कैश डिक्रीज हो जाएगा। दोनों इंपैक्ट एक ही तरफ होगा, एसेट्स। मैम यदि चेक से खरीदा हो तो बैंक के अमाउंट से डिक्रीज हो जाएगा, यदि चेक से परचेस किया तो बैंक के अमाउंट से डिक्रीज हो जाएगा। आया समझ में? अब इसी का अपोजिट, अभी हमने खरीदा, अब बिजनेस में सिर्फ खरीदेंगे क्या? नहीं, बेचेंगे भी सही। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा बढ़ना गुड्स सोल्ड, माल बेचा।
अब कुछ भी माल यदि आप बेचते हो कैश में, ठीक है, नगद माल बेचा, गुड सोल्ड फॉर कैश, कैश के लिए बेचा, तो यदि आप माल बेचोगे तो आपके पास पैसा आएगा, तो आपका कैश इंक्रीज होगा। क्या होगा बेटा? कैश इंक्रीज। और जब माल बेचोगे तो स्टॉक डिक्रीज, स्टॉक डिक्रीज। समझ में आ रहा है? मतलब यहां कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जो एक को बढ़ाते हैं और एक को कम करते हैं, तो आपको सिर्फ यही समझ में आना चाहिए कि कौन सी चीज इंक्रीज होगी और कौन सी चीज डिक्रीज। सिंपल है ना, सिंपल चैप्टर। अब गुड सोल्ड कैश किया, नगद में बेचा। अब गुड सोल्ड इन क्रेडिट, उधार में माल बेचा, उधार माल बेचा, गुड्स सोल्ड टू रवि, रवि को माल बेचा। ऐसा लिखा है कि रवि को 10,000 रुपए का माल बेचा। तो देखिए अब अभी हमारे पास पैसे नहीं आए हैं, हमने उधार बेचा है, ठीक है, तो मेरा स्टॉक तो डिक्रीज होगा क्योंकि माल तो मेरे पास से चला गया, तो मेरा स्टॉक तो डिक्रीज होगा। लेकिन अभी उसने मुझे पैसे नहीं दिए हैं तो मेरा कैश इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि अभी उसने मुझे पैसे नहीं दिए, वो मुझे बाद में देगा। तो मेरे क्या इंक्रीज हुए? डेटर। क्या इंक्रीज हुए बेटा? डेटर। जब भी उधार माल बेचेंगे तो डेटर्स इंक्रीज होंगे, जब भी उधार माल खरीदेंगे तो क्रेडिटर इंक्रीज होंगे। अगर बेटा आपने मेरे ये 10-12 सेंटेंस अच्छे से समझ लिए और याद कर लिए तो आपको क्वेश्चंस में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये कितने सेंटेंस हुए? 6। एक और यहां बना ले, यदि हम कोई भी असेट्स यदि हमने सोल्ड की, क्या सोल्ड की? असेट्स, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर है, कोई भी चीज यदि हमने सोल्ड कर दी, बेच दी, तो वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज। जैसे हमने फर्नीचर बेचा तो फर्नीचर क्या हो गया? डिक्रीज। और नगद में बेचा तो कैश क्या हो गया? इंक्रीज। ठीक है, इतना आप पहले याद करें और इसका स्क्रीनशॉट लें। अभी 4 ट्रांजैक्शंस और मैं इसमें लिखवाती हूं। पहले 10 ट्रांजैक्शन अच्छे से याद करेंगे और उस पर डिपेंड एक क्वेश्चन, ताकि आपको समझ में आए कि कितना इजी है ना। तो इसे नोट डाउन करें। तो हमारे 6 पॉइंट हो गए, ठीक है। ऐसे ही मैंने बनाया है 7th, ठीक। अब देखिए हमने माल खरीद भी लिया और माल बेच भी दिया, संपत्ति एसेट्स खरीदी, एसेट्स बेची, बिजनेस में पैसा लगाया। तो इतने ट्रांजैक्शन से कैसे इंपैक्ट होता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस। पहले तो बिजनेस में क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं। एक्सपेंसेस पेड किया, ठीक है, बाय कैश, और चेक से पेमेंट करेंगे तो बैंक, है ना, कैश की जगह बैंक। तो हमने कोई भी एक्सपेंसेस पेड किया बाय कैश, कैश के द्वारा पेमेंट किया। अब पहले बिजनेस में एक्सपेंसेस कुछ भी हो सकता है, सैलरी दी, है ना, पेड वर्ड ध्यान रखना, पेड मतलब पैसे दिए, रेंट दिया। इन जो मैं लिख रही हूं इनको इतने अच्छे से याद करना है ताकि जर्नल एंट्री जब हम आगे जाएंगे और आपको हमेशा ये बहुत हेल्प करेंगे। सैलरी दी, रेंट दिया, फिर इंटरेस्ट दिया, कुछ भी हो सकता है ना, मजदूरी, वेजेस पेड की, डिस्काउंट दिया, ब्रोकरेज दलाली दी, कमीशन दिया, कुछ भी, ठीक है। इतने से समझ में आ गया होगा कि कोई भी खर्चा यदि आपने पे किया है तो क्या होगा। तो भाई कैश डिक्रीज होगी, या फिर बैंक होगा तो बैंक क्या होगा? डिक्रीज। और जब भी एक्सपेंसेस कोई भी आप इधर पे करेंगे तो जस्ट कैपिटल जो बिजनेस की है उसमें से भी पैसे क्या होंगे? कम।
तो जब भी एक्सपेंसेस होंगे तो कैश कम, असेट्स कम, तो लायबिलिटी साइड में कैपिटल भी कम, क्योंकि सिंपल सी बात है, पैसा जो है बिजनेस में से दिया गया है तो बिजनेस की कैपिटल भी क्या होगी, कम। तो कोई सा भी एक्सपेंसेस हो, कैश डिक्रीज कैपिटल डिक्रीज, कैश डिक्रीज कैपिटल डिक्रीज, ठीक है। इसी का अपोजिट, यदि इनकम रिसीव्ड हुई, ठीक है, अब इनकम रिसीव्ड हुई, अब देखिए मैंने अभी बोला सैलरी पेड, तो सैलरी एक्सपेंसेस हो गया, और अब मैं बोलूं सैलरी रिसीव्ड, तो ये एक्सपेंसेस नहीं हुआ बल्कि ये क्या हो गई, इनकम। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि रेंट खर्चा ही होता है, इंटरेस्ट खर्चा ही होता है। अगर मैंने रेंट दिया है तो मेरा एक्सपेंसेस, और यदि मैंने रेंट लिया है तो मेरी इनकम, है ना। यदि मैंने इंटरेस्ट दिया है तो मेरा एक्सपेंसेस, और यदि मैंने इंटरेस्ट रिसीव किया है तो मेरी इनकम। मतलब आपको इस वर्ड से ध्यान रखना है बेटा, यदि आप पे करते हो तो वो एक्सपेंसेस में आता है, यदि आप रिसीव करते हो तो वो इनकम में आता है, ठीक है। देखिए अभी आप 11th के स्टूडेंट हैं, अभी आप ABCD सीख रहे हैं, आपके लिए बिल्कुल सब्जेक्ट नया है, इसलिए मैं वो वर्ड यूज कर रही हूं जिनसे आपको समझ में आए। सिखाने के और भी तरीके हैं, बट मैं ऐसे तरीके से आपको सिखाना चाहती हूं जिससे आपके दिमाग में जल्दी से वो चीज समझ में आ जाए। तो इनकम रिसीव्ड, सैलरी रिसीव्ड, तो कैश इंक्रीज हो गया, तो बिजनेस का कैपिटल भी इंक्रीज हो गया। रेंट रिसीव्ड, ठीक है, बिजनेस की कोई प्रॉपर्टी है उसने रेंट पे दे रखा है, तो कैश इंक्रीज, कैपिटल भी इंक्रीज। मतलब सिर्फ ये देखना है कि यदि कोई एक्सपेंसेस पे करेंगे तो कैश और कैपिटल दोनों में से माइनस करना है, और यदि वो इनकम रिसीव्ड होगी तो दोनों में प्लस करना है। फिर अब आता है ड्रॉइंग, पर्सनल यूज। क्या सिखाया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, जब बिजनेस का ऑनर पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ कर लेता है, ठीक है, विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए उसने बिजनेस में से पैसा विड्रॉ किया, कैश विड्रॉ कर लिया, तो बिजनेस में से पैसा गया। यदि उसने कैश विड्रॉ किया है, क्या विड्रॉ किया है बेटा, कैश विड्रॉन किया है, तो कैश डिक्रीज हो जाएगा, बिजनेस में से पैसा चला गया, क्योंकि बिजनेस अलग है, ऑनर अलग है, तो कैश डिक्रीज। और यदि कैश डिक्रीज हुआ तो फिर वही बात, कैपिटल भी डिक्रीज। तो पर्सनल यूज जब भी कैश विड्रॉन करेगा प्रोप्राइटर, ऑनर, तो कैश भी कम और कैपिटल भी कम। इसका एक और बन सकता है, यदि गुड्स विड्रॉन हुआ, यदि मान लीजिए प्रोप्राइटर ने, ऑनर ने पैसे नहीं बल्कि दुकान में से माल निकाल लिया, शैम्पू की बोतल निकाल ली, चावल का एक थैला निकाल लिया, कोई भी चीज निकाल ली, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, तो जो वैल्यू उसने निकाली होगी वो कम होगी, है ना। तो स्टॉक डिक्रीज, क्या डिक्रीज होगा बेटा, स्टॉक। वहां पे कैश डिक्रीज नहीं होगा बल्कि कैश डिक्रीज होगा स्टॉक, और इधर वही चीज कैपिटल डिक्रीज, है ना। तो ड्राइंग ऐसे याद रखना है कि जब भी ड्राइंग होगा तो कैश भी डिक्रीज, कैपिटल भी डिक्रीज। यदि उसने गुड्स विड्रॉन किया है तो स्टॉक डिक्रीज, कैपिटल डिक्रीज, ठीक है। फिर और एक डेप्रिसिएशन, जो भी संपत्ति आप खरीदते हैं, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, इन पर धीरे धीरे वैल्यू क्या हो जाती है, कम। तो आपको बोलेंगे मशीन पे 10% डेप लगाइए, फर्नीचर पे 5% डेप लगाइए। तो जब भी आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करने को बोलेगा, क्या बोलेगा बेटा, कि डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए, तो एसेट्स, जो जिस एसेट्स पे बोलेगा उस एसेट्स की वैल्यू को क्या कर देना, कम, डिक्रीज, और इधर वही कैपिटल डिक्रीज।
तो अधिकतर इंपैक्ट सब पे किस पे पड़ता है? कैपिटल। कैश इंक्रीज, कैपिटल इंक्रीज, कैश डिक्रीज, कैपिटल डिक्रीज, असेट्स डिक्रीज, कैपिटल डिक्रीज। ठीक है, तो और भी कुछ चीजें हैं, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, प्रीपेड, पर अगर मैंने एक साथ इतनी सारी चीजें सब सिखा दी तो फिर वही दिमाग में सब घूमेगा कि कौन सी चीज क्या है। बट ये वो चीजें हैं जिनको हम इजीली समझ सकते हैं। मैं इसी में आपको आगे भी बता सकती हूं, बट पहले मैं चाहती हूं कि आप इतना याद करें, है ना, इतना। और जैसे ही वीडियो आपको मिलता है, आपको मुझे बताना है कि मेरा ये तरीका आपको समझ में आया या नहीं, तभी मैं इसका सिंपल अगला वीडियो लेकर आने वाली हूं। ठीक है, इसके अगले पार्ट में, सेकेंड पार्ट में, पहले मैं आपको इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन सिखाऊंगी, फिर आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, प्रीपेड, अनअर्न्ड, ये सब चीजें बताऊंगी। अभी और भी है मेरे पास, बट पहले आप इतना सीख लें इस वीडियो में कि कौन से ट्रांजैक्शन से कौन सी चीज इंक्रीज होती है और कौन सी चीज डिक्रीज। ये बहुत हेल्प करने वाला है, 101%। यदि आपने इसको याद कर लिया, आपके क्वेश्चंस बहुत जल्दी होंगे, ये मेरा वादा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट इसका रिप्लाई मुझे चाहिए। बाय।